बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th की जो न्यू बुक है मैथ की, उसका चैप्टर नंबर 8 को कंटिन्यू करेंगे। आपकी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 8 की एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 8, और ये 4th पार्ट है एक्सरसाइज नंबर 8 का। इससे पहले मैं 3 वीडियोस लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा चुका हूं एक्सरसाइज नंबर 8 के। जितने भी क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 16, तो मैंने उसे कैटेगराइज करवाया था डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर, क्योंकि 3 मेजर टॉपिक हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, और उन्हीं से रिलेटेड मैंने तीनों के तीनों पार्ट्स को सॉल्व करवाया। ठीक है, और ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 मींस एमसीक्यूज का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। हमने एमसीक्यूज को पढ़ना है। अगर आपने वो 3 वीडियोस लेक्चर अच्छे तरीके से पढ़े हैं लिटरेचर, क्योंकि कंसेप्चुअल चीजें हैं इसके अंदर, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है तो एमसीक्यूज आपके लिए बहुत आसान होंगे इस एक्सरसाइज के। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला एमसीक्यूज एक्सरसाइज नंबर 8 का। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफन रिलेटेड टू इंडक्टिव। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ना, लॉजिक को हमने 2 तरीके से कैटेगराइज करवाया था, एक इंडक्टिव और दूसरा डिडक्टिव। ये डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी पार्ट 1 के अंदर, जो एक्सरसाइज नंबर 8 का, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। अब इंडक्टिव लॉजिक क्या होती है उसके बारे में, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा फॉलो करता है, कौन सा ट्रू होगा इंडक्टिव लॉजिक से रिलेटेड। चले पढ़ते हैं वन बाय वन। बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, यानी वो कहते हैं रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जब मैंने आपको डेफिनेशंस पढ़ाई थी ना, तो तब मैंने कहा था द वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद के ऊपर, हाइपोथेसिस की बुनियाद के ऊपर, मफरूजों की बुनियाद के ऊपर कोई नतीजा अखज करना, वो इंडक्टिव लॉजिक कहलाता है। ठीक है, अगर डेफिनेशंस क्लियर है तो फिर एमसीक्यूज भी बड़ा आसान है, क्योंकि मफरूजों की बुनियाद के ऊपर कोई नतीजा बताना। मिसाल के तौर पर, अगर मैं एक डॉक्टर के पास जाता हूं, मेडिसिन लेता हूं, मुझे आराम नहीं आता, फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाऊंगा, अगर उधर से आराम नहीं आएगा तो मैं तीसरे डॉक्टर के पास जाऊंगा, जब तक मुझे अपनी जो भी बीमारी है मुझे क्लियर नहीं हो जाती, तो मैं बार बार एक्सपेरिमेंट करता रहूंगा। तो ऐसी जब तक मुझे रिजल्ट ना मिल जाए, ठीक है, तो उस चीज को हम रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के अंदर लेकर आते हैं। तो बेसिकली इसका फर्स्ट ऑप्शन ही बनता है हमारे पास, बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। तो इसका ये राइट आंसर तो है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन। अब यहां पर जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ दिया, इसको भी पढ़ लेते ताकि आगे जाके हमारे लिए आसानी हो जाए। इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट, इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट ये कंडीशनल का सिंबल होता है। ठीक है, यहां पर ये वर्ड लिखा हुआ कंडीशनल, उसके सॉरी बाई कंडीशनल का सिंबल होता है, कंडीशनल का नहीं, बाई कंडीशनल का सिंबल होता है इफ एंड ओनली इफ के लिए। और जो सी ऑप्शन है ये थ्योरम के लिए रिलेटेड है, ये भी हम पढ़ चुके हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, तो वो थ्योरम का एक अलग टॉपिक है। इंडक्टिव रीजनिंग मैंने आपको बता दी। उसके बाद बेस्ड ऑन जनरल प्रिंसिपल, तो वो हमारे पास डिडक्टिव के अंदर ही आती है। ठीक है, चलिए जी, अब नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, जो सेकेंड टाइप है लॉजिक की, डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डिस्क्राइब द डिडक्टिव रीजनिंग, यानी ये 4 ऑप्शंस हमें दिए हैं, वो कहते हैं इन चारों में से कौन सा डिडक्टिव है। थोड़ा सा रिमाइंड करें डेफिनेशन को, फिर आपके लिए क्लियर हो जाएगा ऑप्शन। द वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट, किस पर? फैक्ट पर। ये ऑब्जर्वेशन पर था, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट पर, और ये फैक्ट पर, जो हकीकत पर मबनी होती हैं चीजें। जैसे तमाम इंसानों ने मरना है, तो एक हकीकत है हमारे पास, जो चीज हकीकत पर मबनी होती हैं उनके ऊपर नतीजा अखज करना, वो डिडक्टिव लॉजिक कहलाती है। तो ये मेरे पास ये वाला ऑप्शन बनता है डी। जो यहां पर ये वाला लिखा लिमिटेड नहीं होंगी, जनरल हम बात करते हैं, तो यहां पर इसका बाय डेफिनेशन वो उसने लास्ट ऑप्शन में डिफाइन भी किया है। ठीक है, और ये जो बी ऑप्शन बनता है सी वाला, ये स्टेटमेंट की डेफिनेशन के अंदर आती है, ये ऑप्शन नहीं बनता हमारे पास। आगे आते हैं थर्ड ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। वो कहते हैं कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। जब हमने स्टेटमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, या तो वो एक्यूरेट होती है या तो इनएक्यूरेट होती है, वो बताना कि ट्रू कौन सी है, एक्यूरेट कौन सी है। वन बाय वन ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा थर्ड एमसीक्यूज को सॉल्व करना।
चले जी, अब आते हैं सेट ऑफ इंटीजर इज फाइनाइट। इनफाइनाइट होते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, चाहे नेचुरल नंबर्स हो, चाहे होल नंबर्स हो, चाहे इंटीजर्स हो, चाहे रैशनल नंबर्स हो, इररेशनल नंबर्स हो, का जो सेट बनता है रियल नंबर्स का वो तमाम के तमाम इनफाइनाइट होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं बनता, ए ऑप्शन। ठीक है, आगे नेक्स्ट ऑप्शन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर फोर साइडेड फिगर की होती है। अगर मैं इधर फोर साइडेड फिगर बना लूं, जैसे रेक्टेंगुलर है, वो क्वाड्रिलेटर की एक टाइप है, वो कहते हैं इसके चारों एंगल्स को अगर जमा भी करें वो 180 होता है, नहीं वो 360 होता है। ट्रायंगल का सम करने से, ट्रायंगल के एंगल्स को सम करने से 180 होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी मेरे पास, बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गई। अगर ये 360 होता तो ये करेक्ट ऑप्शन बनती, बी ऑप्शन। ठीक है, ये भी करेक्ट नहीं। आगे कहता है सी ऑप्शन, 22/7। 22/7 यानी P बाई क्यू। जो P बाई क्यू होता है ना वो रैशनल नंबर होता है, लेकिन उसने कहा कि 22/7 जो रैशनल है डज नॉट बिलोंग्स टू इररेशनल, तो ये इररेशनल को बिलोंग नहीं करता। अगर यहां पर ये होता है मिसाल के तौर पर, एक ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, 22/7 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। अगर ये भी ऑप्शन लिखा हो ना, अगर आ जाए इन केस, तो ये भी ट्रू है, क्योंकि हमने ट्रू ही चेक करना है कि स्टेटमेंट में कौन सा ऑप्शन ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है हमारे पास। तो ये भी ट्रू है, लेकिन यहां पे उसने लिखा डज नॉट। डज नॉट से मुराद रैशनल इररेशनल नंबर्स को बिलोंग नहीं करता। तो ये ऑप्शन ट्रू होगा इस केस के अंदर, जो सी ऑप्शन बनेगा हमारे पास। ठीक है, ये भी ट्रू है। ठीक है, लेकिन यहां पर डज नॉट बिलोंग्स लिखा है इररेशनल नंबर को। अगर ये आ जाए तो ये हमारे पास नहीं बनता, डज नॉट बिलोंग अगर कर दें ऊपर वाले ऑप्शन के अंदर। अब लास्ट वाले को भी पढ़ लेते हैं, लेकिन है वो भी रॉन्ग। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल्स। आइसोसेलेस की दो साइडें सेम होती हैं, लेकिन इक्विलेटरल के अंदर तीन साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। तो एक ही एक्यूरेट स्टेटमेंट है। जब आप बुक पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 8 के अंदर स्टेटमेंट की डेफिनेशन, उसके अंदर काफी सारी एग्जांपल एलैबोरेट की गई हैं, उसी में से उसने ये स्टेटमेंट ली है। उसने वहां पर ट्रू स्टेटमेंट्स को भी लिखा है और फॉल्स स्टेटमेंट्स को भी लिखा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट 4 MCQs की तरफ। 4th MCQs क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट टू रिप्रेजेंट नेगेशन। वर्ड क्या यूज किया है, नेगेशन। ठीक है, जब हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात की थी ना, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने कई किस्म के पढ़े थे, काफी सारे। तो फर्स्ट हमारे पास था ये वाला सिंबल, जिसका नाम था हमने रखा नेगेशन। अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है, उसका नेगेशन क्या होगा, नॉट ट्रू, यानी फॉल्स स्टेटमेंट उसे हम समझते हैं। ठीक है, अगर इसको सिंबल को रीड करना चाहे तो नॉट के हवाले से रीड करते हैं। यानी अगर आपको कोई सेंटेंस दिया है ना, कोई भी सेंटेंस दिया, अगर उसके अंदर नॉट इंक्लूड कर दिया जाए तो वो नेगेशंस के अंदर आ जाता है। जैसे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं ना हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, तो ये वही चीज है। लेकिन हम मैथमेटिकल बात करें, स्टेटमेंट उसने हमें दी है, वो कौन सी स्टेटमेंट, एक सेंटेंस दिया, द स्टोव इज बर्निंग। स्टोव से मुराद चूल्हा जल रहा है। ठीक है, ये उसका मायने है जो मुझे स्टेटमेंट दी है। अब इसका जो नेगेटिव बनेगा, नेगेशन बनेगा, द स्टोव इज नॉट बर्निंग। नॉट का वर्ड इंक्लूड करेंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है, तो ये वाला सिंबल होता है मैथमेटिकली, लेकिन इन वर्ड्स अगर सेंटेंस की शक्ल में लिखना तो नॉट लिखते हैं हम। तो वो पहला ऑप्शन ही बनता था, स्टोव इज नॉट बर्निंग, यानी इसका ए ऑप्शन है हमारे पास। जब नेगेशन की बात करेंगे तो नॉट लिखना होता है स्टेटमेंट के अंदर, जो भी स्टेटमेंट दियो। अगर उधर नॉट लिखा होता तो इधर नॉट नहीं लिखना था, उसका कन्वर्स होता है, उल्ट होता है। ठीक है, चलिए जी अब आगे आते हैं। लेकिन ये ऑप्शन हमारे पास नहीं बनती। बी ऑप्शन, द स्टोव इज डाइम। डाइम का मतलब होता है मध्यम, हल्का। लेकिन अगर चूल्हा जल रहा है तो हल्का तो नहीं होगा, हीट करेगा वो चीज को। ये ऑप्शन नहीं बनता बी वाला। द स्टोव इज टर्न टू लो हीट। लो हीट तो नहीं होगी हमारे पास। ठीक है, वो तो बंद ही हो जाएगा, नॉट बर्निंग। अच्छा, इट इज बोथ बर्निंग एंड नॉट बर्निंग, ये पॉसिबिलिटीज नहीं होती, जल भी रहा और नहीं भी जल रहा। ठीक है, ये ऑप्शन भी फॉल्स आ गया, ये ऑप्शन भी फॉल्स आ गया। तो पहली स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, चलिए जी अब आगे आते हैं नेक्स्ट। नेगेशन के बाद हमने नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा था कंजक्शन। उसका सिंबल ये होता है हमारे पास एंड। इसे
रीड आउट करते हैं एंड, ठीक है। वो कहता है कि द कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट P एंड Q इज ट्रू। अगर P और Q ट्रू हो हमारे पास, तो व्हाट विल बी द कंजंक्शन, तो फिर हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, बोथ P एंड Q आर ट्रू, सॉरी फॉल्स, P और Q दोनों फॉल्स होंगे, बोथ P एंड Q आर ट्रू। तो जब आप टेबल देखेंगे ना, कंजक्शन की मैंने पॉसिबिलिटीज बताई थी, अगर आपके पास P और Q जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं टेबल्स के अंदर, मैं साथ टैग भी कर दूंगा, अगर आपका P और Q ट्रू हो दोनों के दोनों, तो P और Q ट्रू रिजल्ट मिलेगा हमें फाइनल। तो इसका ऑप्शन बी बनता है, टेबल आपने पढ़ना है, P और Q बोथ ट्रू होंगे तो देन P एंड Q इज ट्रू। कंजक्शन यानी एंड का वर्ड यूज करेगा P एंड Q, ठीक है। ये कंजक्शन का ये सिंबल होता है, लेकिन इन वर्ड्स लिखना तो एंड लिखते हैं, ठीक है। अगर वो इस तरह भी स्टेटमेंट को चेंज कर सकता है, P एंड Q, ये कंजक्शन है हमारे पास, क्लियर है। ये टेबल बनता है हमारे पास, ये बी ऑप्शन बनेगा। अब आते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ की तरफ। सिक्स्थ एमसीक्यूज का कहता है अ कंडीशनल, कंडीशनल के लिए ये सिंबल होता है जी बच्चों, मैं इधर बना रहा हूं, ये कंडीशनल का सिंबल है, ठीक है। अ कंडीशनल इज रिगार्डेड एज फॉल्स। जब आप टेबल देखें ना कंडीशनल का, ये वाला इंप्लाइज, इसको रीड करते हैं हम इंप्लाइज, क्या रीड करेंगे, इंप्लाइज। वो कहता है कंडीशनल इज रिगार्डेड एज फॉल्स। वो फॉल्स कब होगा, जब आप टेबल देखेंगे ना, अगर आपका एंटीसीडेंट से मुराद क्या, ये ऑप्शन दिए हैं उसने साथ साथ, यहां पर एक वर्ड यूज किया एंटीसीडेंट, इसे P कहते हैं अगर आप टेबल में देखें, और इसे कॉन्सिक्वेंट को कहते हैं Q, ठीक है। स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास P एंटीसीडेंट यानी हाइपोथेसिस और कॉन्सिक्वेंट से मुराद Q होता है। इधर भी लेबल कर लेते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा Q और ये P, और ये आ जाएगा मेरे पास P, ये P ऑप्शन और ये Q ऑप्शन। अगर आप टेबल को देखेंगे ना P और Q वाला कॉलम के अंदर, तो जो P हमारे पास अगर ट्रू हो यानी एंटीसीडेंट इज ट्रू हो और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो, Q वाला कॉलम के अंदर फॉल्स हो, तो कंडीशनल फॉल्स होगी, अदरवाइज सारे के सारे ट्रू होते हैं, ठीक है। टेबल आपने अच्छे तरीके से देखना, मैंने साथ टैग भी कर दूंगा। सेकंड रो को देखिएगा P और Q को, T F और कंक्लूजन क्या मिलेगा, इस तरह लिखा होगा P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q, ये कंडीशनल होती है हमारे पास, ठीक है। तो इसका A ऑप्शन ट्रू होगा, P ट्रू हो और Q फॉल्स हो, तब वो कंडीशनल फॉल्स होती है हमारे पास, अदरवाइज सारे के सारे ट्रू होते हैं, ठीक है। चले जी, अब चलिए बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 7 हमारे पास क्या है दिया हमें, कंट्रापोजिटिव ऑफ दिस कंडीशनल यानी Q इंप्लाइज P, ये बेसिकली कंडीशनल है हमारे पास। अब इसका हमने क्या बताना है, कंट्रापोजिटिव। तो कंडीशनल हमारे पास तीन तरह की होती है, जैसे हम पढ़ चुके हैं। अगर फर्स्ट की बात करें कन्वर्स, ताकि वो भी रिवाइज हो जाएंगी। कन्वर्स में क्या करना होता है, अगर जो कंडीशनल दी हो उनकी पोजीशंस को चेंज करना होता है, P पहले आ जाएगा और Q बाद में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा P इंप्लाइज Q, ये कन्वर्स होगा इसका, ताकि चीजें रिवाइज हो जाएंगी। ये हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ये चीजें सीख चुके हैं एक्सरसाइज के। तो सेकंड होता है इनवर्स। इनवर्स में हमने क्या करना पड़ता है, ये जो लिखी हुई है ना कंडीशनल, इसको नॉट में तब्दील करना पड़ता है। ये नॉट Q यानी नेगेशंस में चला जाएगा, वो नॉट Q नॉट P, पोजीशन को चेंज नहीं करते, नॉट Q नॉट P, ये इनवर्स बनता है इस कंडीशनल का। उसके बाद उससे पूछा क्या हमसे, कंट्रापोजिटिव। तो कंट्रापोजिटिव के अंदर जो इनवर्स बनता है उसकी पोजीशन को चेंज करना होता है, ये पहले आ जाएगा ये बाद में, तो ये C ऑप्शन बनेगा हमारे पास इस स्टेटमेंट का। तीनों चीजें तरतीब से याद हो ना, तो फिर बड़ा आसान हो जाता है सॉल्व करना, चाहे वो कन्वर्स पूछे चाहे वो इनवर्स पूछे, कन्वर्स इनवर्स या कंट्रापोजिटिव। इसके अंदर हमें कंट्रापोजिटिव पूछा था, वो भी मैंने आपको बता दिया, ताकि हमारा रिवाइज हो गया जो हमने एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर। सॉरी। नेक्स्ट
एमसीक्यूज नंबर 8, द स्टेटमेंट। अब मेरे पास स्टेटमेंट यहां से लेकर यहां तक लिखी हुई है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट मुझे दी है। पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। हमने 3 तरह की डेफिनेशंस पढ़ी थी, स्टेटमेंट को मैं पढ़ लेता हूं, लेकिन आपको थ्योरम, कंजेक्चर और एक्सियम्स के बारे में मैंने पढ़ा है, उसी से रिलेटेड हमें ये एमसीक्यूज दिया है। ठीक है, अगर वो आपने डेफिनेशन अच्छे तरीके से पढ़ी तो बहुत आसान होता है। वो कहते हैं एवरी इवन, आपकी बुक में इवन नहीं लिखा हुआ, ये इवन के मुताबिक ही स्टेटमेंट ट्रू बनती है, वहां पर हम पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी ऐसा कॉम्बिनेशन यानी ऐसी स्टेटमेंट दी थी, उसमें भी हमें पूछा गया था। एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर देन 2, इवन इंटीजर की बात करें 2 से बड़ा इवन इंटीजर कौन सा होता है? वो 4 होता है, 6 होता है, जो मर्जी हो, बहुत सारे मिल सकते हैं, 4 भी है और 6 भी है। वो कहते हैं जो भी इवन इंटीजर लेना हमारे पास इज अ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। ये जो इवन नंबर है प्राइम नंबर्स का सम होता है, 2 + 2 होता है, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, 3 + 3, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। जो भी इवन इंटीजर लें 2 से बड़ा, वो हमेशा सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स होगा हमारे पास। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, लेकिन कौन सी स्टेटमेंट है? वो थ्योरम है, वो कंजेक्चर है या एक्सियम है? वो पोस्टुलेट हमने नहीं पढ़ा हुआ, ये 3 डेफिनेशन हमने पढ़ी हैं। थ्योरम के अंदर डेफिनेशन को मैं रिपीट कर देता हूं, एक चीज पहले से मौजूद हो, उससे हम एक नया नतीजा अखज़ कर दें, एक नया रिजल्ट बना दे, प्रूव्ड कर दे, वो थ्योरम कहलाता है। कंजेक्चर में वो स्टेटमेंट तो ट्रू है हमारे पास, लेकिन उसका मैथमेटिकली प्रूव्ड नहीं है, तो ये वही स्टेटमेंट है, ये मैथमेटिकली प्रूव्ड नहीं है, लेकिन लॉजिकली ऑब्जर्वेशंस देखे ना, हमें पता भी, नजर भी आ रहा है कि ये ऐसा होगा। 4 से बड़ा कोई भी इवन नंबर लें, वो सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स बनता है हमेशा, तो इसका ऑप्शन कंजेक्चर है हमारे पास। ठीक है, एक्सियम वो नीचे आ चुका, उसको वहां पर पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। द स्टेटमेंट, ये वाली, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसका एक्सियम ऑप्शन है। रिपीट कर लेते हैं, वो कहता है जो स्ट्रेट लाइन है हमेशा 2 पॉइंट से मिलकर बनती है, 2 पॉइंट्स को मिलाएं तो हमेशा क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन। और एक्सियम की डेफिनेशन क्या है? हमें वो रिजल्ट सही लगता है, लेकिन उसे साबित करने की मैथमेटिकली हमें जरूरत नहीं होती, उसे हम एक्सियम कहते हैं। ठीक है ना, जैसे मेरे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स को मैं मिलाऊं तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लें, ये नॉन कोलिनियर है, इनको मिलाएंगे तो हमेशा क्या मिलेगी? हमें एक ट्रायंगल मिलती है, और कोई शेप तो नहीं बन सकती। नॉन कोलिनियर की बात करो, कोलिनियर की नहीं। ठीक है, और एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस गुजर सकती हैं, जो आपकी बुक में लिखी भी हुई हैं, तो ये एक्सियम बनता है, सी ऑप्शन। ये तो 9th एमसीक्यूज था, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम थी। 10th एमसीक्यूज मैं बोर्ड के ऊपर साथ ही रिप्रेजेंट कर दूंगा। मैं बुक को रीड आउट करता हूं, आपने बुक से रीड आउट करना है इसे। 10th एमसीक्यूज मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। द स्टेटमेंट क्या कहता है? द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स, यानी ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स को जमा किया जाए 180 के बराबर आता है। ये थ्योरम है बेसिकली, ये हमने प्रूव्ड किया था इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। तब मैंने आपको बताया भी था कि ये थ्योरम है, इसे हम प्रूव्ड करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 हमने प्रूव्ड भी किया था, यानी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को जमा किया जाए तो वो 180 ही आता है। तो लास्ट ऑप्शन इसमें जो बनेगा थ्योरम, बी ऑप्शन बनता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो चुके एक्सरसाइज नंबर 8 के। तो ये लास्ट वीडियो लेक्चर था, पार्ट 4, और यहां पर हमने चैप्टर नंबर 8 को भी मुकम्मल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, सिमिलर फिगर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।